तो आज हम इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे इस लेसन को। जो लेसन हमारा चल रहा है आज, मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ही लंबा जो पैराग्राफ है इसको कंप्लीट किया जाए एक ही दिन में। तो जनरली जो मेरी एक्सप्लेनेशन होती है आज थोड़ी सी तेज़ होगी इस हिसाब से। तो इससे पहले वाले जो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि ये कहता है कि मैं उस महल के सामने हूँ जो स्टोक में रानी की महल है, पैलेस ऑफ रानी ऑफ स्टोक। उसके बाहर हूँ मैं, तो लेकिन मैं अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। और वजह इसने बताई है कि ब्राइट सन है, मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है, और वो उसके सामने पूरा लैंडस्केप है, पूरी लद्दाख की ज़मीन है, पूरी लद्दाख है। वो उसमें पहाड़ों में जाना चाहता है, उनमें खो जाना चाहता है, ना कि इन छोटे-छोटे जो उसने यूज़ किया है, छोटे-छोटे पेल्स के कमरों में जाना चाहता है। मतलब ये है कि वो नेचुरल जो लैंडस्केप है उस लद्दाख की, उसको एंजॉय करना चाहता है, ना कि महल के अंदर जाना चाहता हो। तो अब आगे क्या कह रहा है ये वही हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नहीं जाएगा महल के अंदर बल्कि चलेगा पहाड़ों के अंदर। तो हम पढ़ रहे हैं आगे। I walked all day higher and higher in the mountains। कहता मैं चलता रहा पूरे दिन higher and higher in the mountains, ऊपर से ऊपर पहाड़ों में। पहाड़ों में ये ऊपर से ऊंचा चलता गया, यानी पहाड़ पे आगे चलता गया बढ़ता गया ऊपर की तरफ पहाड़ों में। It is strange no longer to be looking at them across the shifting lights of the valley, against the brilliant emptiness of the sky, but to be walking in them at last, traveling their inner paths। तो कहता है it is strange, तो यहाँ कह रहा है ये it is strange no longer to be looking at them। कहता है ये अब strange है, ये अजीब बात है कि वो अब इनको नहीं देख रहा है, looking at them यानी उन पहाड़ों को नहीं देख रहा। them से मतलब है माउंटेन्स, तो पहाड़ों को नहीं वो देख रहा है। अब वो मजीद उनको नहीं देख रहा, बाहर से पहाड़ों को, दूर से पहाड़ उसको दिखाई नहीं देते, जैसे हम वादी में से देखते हैं ना पहाड़ों को, या कहीं से भी। तो ये उस तरह से अब पहाड़ों को नहीं देख रहा है। अक्रॉस द शिफ्टिंग लाइट्स ऑफ द वैली, जो वैली की शिफ्टिंग लाइट्स हैं, जो वैली की शिफ्टिंग लाइट्स है, वैली की जो चेंज होती रही हैं लाइट्स, बदलती हुई रोशनियां वो जो वादी से आ रही है, जो वादी में है उनमें से जो वो पहाड़ों को नहीं देख रहा। कहने का मतलब है दिन के किसी भी वक्त जो वादी से वो देखता रहा हो पहाड़ों को, वो अब नहीं कर रहा है। यानी कि सुबह शाम दोपहर देखता रहा उन पहाड़ों को वादी से, तो वो अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। शिफ्टिंग लाइट्स ऑफ द वैली से नहीं देख रहा, बल्कि क्या है अगेंस्ट द ब्रिलियंट एम्प्टीनेस ऑफ द स्काई, खाली खालीपन जो है उसके अगेंस्ट, उसके बरखिलाफ। यानी कि वो वादी को, ये पहाड़ों को ये नहीं देख रहा है कि यानी कि इस तरह से बाहर से के बैकग्राउंड में आसमान का खालीपन हो, आसमान का खालीपन हो, ऐसे नहीं देख रहा पहाड़ों को। हम जब पहाड़ों को दूर से देखते हैं, वादी से देखते हैं या कहीं से भी देखते हैं, तो आगे पहाड़ होते हैं, पीछे उनके आसमान नजर आता है। यही बात इसने कही, अगेंस्ट द ब्रिलियंट एम्प्टीनेस ऑफ द स्काई। ब्रिलियंट एम्प्टीनेस जो खाली खालीपन है पहाड़ों का, ये आसमान का, उसके बरखिलाफ नहीं देख रहा है। यानी कि सब कुछ खाली खाली नहीं है, वीरानपन नहीं है। मेटाफोरिकली मतलब ये है कि जो एक जो वीराना है, जो एक तन्हाई है, जो जो एक खिला है, जो बिल्कुल ना होने, कुछ ना होना है,
उस हिसाब से नहीं देख रहा है चीजों को अब ये, बट लेकिन क्या, बट टू बी वॉकिंग इन देम, बल्कि अब क्या कर रहा है, उनके अंदर चल रहा, पहाड़ों के अंदर जा रहा है, पहाड़ों के अंदर चल रहा है। ये मतलब चेंज है, अभी वो नहीं जा रहा, वो बाहर से नहीं देख रहा है, वादी से नहीं देख रहा है उसको, पहाड़ों को जिनकी बैकग्राउंड में आसमान हो, बल्कि क्या कर रहा है, अब खुद उनके अंदर चल रहा है, पहाड़ों के अंदर। एट लास्ट ट्रेवलिंग देयर इनर पाथ्स, आखिरकार वो उनके अंदरूनी पाथ्स को ट्रेवल कर रहा है। अगर जो नेचर लविंग इंसान होता है तो अ, ये शायद उसको एक्सपीरियंस होता है, मुझे भी इस तरह का एक्सपीरियंस होता है कि मैं जब पहाड़ों को देखता हूँ दूर से तो मुझे ख्वाहिश आती है कि हाँ, मैं क्यों न चढ़ूं पहाड़ पर। और ये बहुत दिलचस्पी रहती है, अब तो एज का तकाजा भी है, लेकिन दिलचस्पी इंसान की होती है कि आदमी चले, पहाड़ों के ऊपर चले, माउंटेनरिंग करे। तो यही इसने ख्वाहिश जाहिर की है कि ये चल रहा है उन पहाड़ों के अंदर। The rocks on the sides of the paths are sprinkled with small blue flowers. तो कहता है the rocks on the sides of the paths, दो जो paths के साइड्स पर जो rocks हैं, जो यानी कि चट्टाने, जो जो जहाँ जिस रास्ते में चल रहा है, पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहा, तो ये पत्थरों बड़ा बड़ा रास्ता होता है, ये इस तरह से रोड वाला सीधा रास्ता नहीं होता है, ये पत्थरों भरा रास्ता ही होगा। तो इसके जो जिस रास्ते में, जिस पाथ पर ये जा रहा है, जिस रास्ते पर ये जा रहा है, उसके साइड में जो चट्टाने हैं, आर स्प्रिंकल्ड विद स्मॉल ब्लू फ्लावर्स। तो ये इनमें स्प्रिंकल्ड हैं, इसमें छिड़के हुए हैं इस तरह से छोटे छोटे नीले किस्म के फूल, छोटे छोटे नीले किस्म के फूल, ये जंगली फूल हैं, ये नीले रंग के फूल, हो सकता है ये वायलेट फ्लावर्स हों या जो भी कुछ है, यहाँ क्लियर नहीं हुआ है। तो नीले रंग के लिए जड़ी बूटी वाले फूल ही होते हो सकते हैं, चांसेस हैं। तो ये स्प्रिंकल्ड हैं, यानी बिखरे पड़े हैं, इधर उधर हैं, चट्टानों के दरमियान में उगे हुए। अपीयर्स वाइल्ड ग्रीन ग्रास ग्रोज बिटवीन द बोल्डर्स, और एक फियर्स किस्म का वाइल्ड ग्रीन ग्रास, वाइल्ड यानी कि जंगली जंगली घास उगी हुई है बिटवीन द बोल्डर्स, बोल्डर्स के दरमियान, चट्टानों के दरमियान, बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं बोल्डर्स कहलाती हैं, उनके दरमियान एक बहुत ही तुर्श किस्म के फियर्स तेज तुर्श किस्म का एक जंगली घास उगी हुई है बोल्डर्स के दरमियान। विद एवरी क्वार्टर ऑफ एन आवर द हीट इंक्रीज एंड रॉक्स चेंज, और कहता है हर क्वार्टर ऑफ एन आवर, यानी हर 15 मिनट में, क्वार्टर ऑफ एन आवर होता है 15 मिनट का वक्फा, द हीट इंक्रीजेस एंड रॉक्स चेंज, हीट बढ़ जाती है और रॉक्स बदलती हैं, रॉक्स बदलती हैं, उनमें तब्दीली आती है। हर 15 मिनट के बाद हीट बदलती है। अब ये एक्चुअली जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये रॉक्स कैसे चेंज होती है, एक्चुअली ज्यादा क्लियर नहीं है इस बाद में कि हाउ द रॉक्स चेंज एक्चुअली हीट विद इंक्रीज इन हीट। तो कंसेप्चुअली मुझे लगता है ये सारा का सारा माइंड में इसके चलता है कि रॉक्स में भी चेंज आ रही है, हर चीज में चेंज रही, ज्यादा खास करके हमें ज्यादा आगे पता चल जाएगा किस तरह से इसका इमेजिनेटिव माइंड अब काम कर रहा है कि रॉक्स में इसको शक्लें दिख रही है। आगे पढ़ेंगे हम क्या, किस तरह से एक तरह के किस्म की कैथेड्रल्स नजर आ रहा है, उनकी विंग्स नजर आ रही हैं, हर्मिट पर्चेज ऑफ कैपेडोशिया की चीजें नजर आ रही, आगे बढ़ रहे हैं हम, ये क्लियर हो जाएगा इसमें। ग्रोइंग मोर एंड मोर फैंटास्टिकल, और ये और ज्यादा से ज्यादा फैंटास्टिकल होती है, यानी कि हीट बढ़ने के साथ 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 रॉक्स बदलती हैं और ज्यादा से ज्यादा ये फैंटास्टिकल हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा इनमें फैंटेसी आती है, ज्यादा से ज्यादा ख्याली हो जाती है, वो जो फियरी टेल लाइक हो जाती हैं, यानी कि फैंटास्टिकल हो जाती हैं, ऐसे कि जिसमें आदमी जो रियलिटी से हट के चला जाता है, उस तरह की ये बन जाती हैं। यानी कि एक तरह के वो स्पिरिचुअल अंदाज देने की कोशिश की है इसने इसमें कि किस तरह से दिन बढ़ने के साथ साथ जो है रॉक्स में भी तब्दीली आती है और वो ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाती हैं, ज्यादा वो उसमें परियों वाला अंदाज आता है। विंग्स ऑफ कैथेड्रल्स falling into the river below, large fluted columns like the hermit perches of Cappadocia. Wings of cathedrals, cathedrals की wings, cathedrals की शाखें, cathedrals यानी churches, डिस्ट्रिक्ट
का जो चर्च होता है कैथेड्रल कहलाता है। कैथोलिक में कैथोलिक जो चर्च होता है, तो उसमें विंग्स ऑफ कैथेड्रल्स या विंग कैथेड्रल्स की विंग्स बनती हैं फॉलिंग इनटू द रिवर बिलो। यानी कि जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में से अगर कोई एक ब्रांच उसकी 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 कुछ कमरे जो हैं बाहर की तरफ निकल रहे हैं, दूसरी साइड जो मतलब मेन बिल्डिंग से एक शाख निकल रही हो एक साइड, तो उसकी विंग कहलाती है। अभी कैथेड्रल्स की विंग्स निकली हुई हैं, दिखाई दे रहे हैं इसको, जैसे चट्टाने ऐसे हैं कि जैसे कैथेड्रल्स की विंग्स होती हैं, यानी कि उनमें से जो बिल्डिंग में से शाखें बाहर आती हैं, इस तरह से चट्टानों में से शाखें बाहर आ रही हैं फॉलिंग इनटू द रिवर ब्रो, और वो नीचे आ रही हैं, नीचे दरिया में, दरिया की तरफ जा रही हैं इनकी ये कैथेड्रल्स की विंग्स। लार्ज फ्लूटेड कॉलम्स, बड़े बड़े फ्लूटेड कॉलम्स, बड़े बड़े फ्लूटेड कॉलम्स, बड़े बड़े सतून नुमा कॉलम्स, ये यानी यही चट्टानों का डिजाइन दिखाई दे रहा है, इसको कैथेड्रल्स की शक्ल दिख रही है। लाइक द हर्मिट पर्चेज ऑफ कैपेडोशिया, उस तरह से जैसे कि कैपेडोशिया के यानी हर्मिट पर्चेज होते हैं, उस तरह से जैसे कि हर्मिट पर्चेज कैपेडोशिया के हुआ करते थे, उस तरह का ये इसको लगता है। ये अब मतलब इसकी अंदाज हो गया, जैसे कैपेडोशिया के ये जो सेंट्रल एशिया माइनर जो था अर्ली क्रिश्चियनिटी में, जो बड़ा मतलब सेंटर था उस वक्त का, तो उस वहां जो पर्चेज बनाई गई थी वो क्रिश्चियनिटी के एक दौर में, यानी कि हर्मिट्स के लिए, साधु संतों के लिए पर्चेज बनाई गई थी, बैठने के लिए जगहें बनाई गई थी। उस तरह से ये लार्ज फ्लूटेड कॉलम्स दिखते हैं कैथेड्रल्स के नीचे दरिया की तरफ आते हुए। वैसे कंसेप्ट में जनरली मुझे लगता है एक ही बात है कि ये सब का सब फैंटास्टिकल है, सब का सब ये दिखने में कुछ नहीं है, मतलब इन रियलिटी कुछ नहीं है, ये सब इसका दिमाग चल रहा है इसमें सोचने के लिए। विद गोल्डन मॉस स्पिलिंग ओवर फ्रॉम देयर हाइट, और गोल्डन मॉस स्पिल कर रहा है और फ्रॉम देयर हाइट, और गोल्डन मॉस यानी कि सुनहरे किस्म का मॉस का मॉस जो है वो उतर रहा, गिर रहा ऊपर से उनकी हाइट से। मॉस एक पौधा होता है, प्लांट होता है, जो ग्रीन प्लांट है, ब्रायोफाइटिक प्लांट मुझे लगता है, मतलब इसमें ज्यादा वो डिवीजन नहीं होती है ऑर्गन्स की जो हायर प्लांट्स में होती है। तो आमतौर से ये पाया जाता है ट्री बॉक्स पर पाया जाता है, नीचे जो चट्टानों में पाया जाता है, उसके ऊपर एक बेड बना होता है, मतलब बहुत काफी बेहतात होती इसकी उगने की, छोटा सा ग्रीन प्लांट होता है, तो उसको मॉस कहते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत किस्म का मॉस जो है नीचे आ रहा है उनकी हाइट से। ये सब के सब अंदाज है इसको फैंटास्टिकल दिखने के लिए। एंड येट इट इज नॉट rocks and their dazzling forms that move me most, और ये उनकी रॉक्स और इनकी डेजलिंग फॉर्म्स नहीं है, ये चट्टाने या उनकी चकाचौंध करने वाली शक्ल नहीं है कि जो मुझे मूव कर रही है, ज्यादा मुझे जज्बाती कर रही है, मुझे जज्बाती कर रही है, ये वो उसकी शक्ल नहीं है। जो सारे का सारा ऊपर जो फैंटास्टिकल बनाया ना इसने, जो चट्टानों को एक उनको कैथेड्रल यानी कि रूहानी शक्ल दी कि गिरजा है, चर्च है, और उसमें से पर्चेस भी बन रही है हर्मिट्स के लिए जो कैपेडोशिया में हुआ कर रहे थे कभी, और पेन में खूबसूरत एक मॉस ऊपर से यानी कि एक ग्रीनरी भी आ रही है खूबसूरती के लिए ऊपर से उनके कॉलम्स के ऊपर से। तो लेकिन क्या था, ये जो खूबसूरत ये सब जो खूबसूरती नेचुरल जो बन गई है फैंटास्टिकल ही है वो, हालांकि ये, लेकिन क्या था ये इनकी इनकी शक्ल जो इन चट्टानों की इस तरह की शक्ल जो है मुझे ज्यादा जज्बाती नहीं कर रही है, बल्कि क्या है, अगर इसको नेचर में ये इस वक्त अपनी कृषि उसमें
स्पिरिचुअलिटी दिख रही है ना, ये कि हर चीज में खुदा दिखता है। अगर ये बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड है तो वही बुद्धिज्म का स्पिरिचुअलिटी दिखती है। तो मतलब ये कि इससे भी वो जज्बाती नहीं हो रहा है, बल्कि किससे हो रहा है? इट इज द साइंस एवरीवेयर इन दिस वाइल्डरनेस ऑफ ह्यूमन कंपेनियनशिप। बल्कि किससे हो रहा है? ये निशानात हैं इस वैरानपन में, इस वाइल्डरनेस में इंसानी कंपेनियनशिप के, इंसानों के इकट्ठे रहने के, इससे ये ज्यादा जज्बाती हो रहा है। ये निशानियां हैं, यहाँ भी इंसान जो है इस वैराने में भी, इस दूर दराज के इलाके में भी, यहाँ जो निशानियां हैं इंसानों की, उससे ये जज्बाती हो रहा है। तो आगे अंदाजा लगेगा कि ये क्या निशानियां हैं, पढ़ रहे हैं हम, लास्ट में क्लियर हो जाएगा। टू मैन पास मी ऑन द पाथ विद डंकीज लेडन विद ब्रशवुड। कहता है दो लोग, दो आदमी, टू मैन पास मी ऑन द पाथ, वो गुजर जाते हैं रास्ते में, विद द डंकीज लेडन विद ब्रशवुड, उन पे गधे हैं, डोंकीज जो है उन पर ब्रशवुड लाद दी है, यानी कि वो लकड़ी जमा कर रहे हैं ब्रशवुड से निकाली हुई, जो जो झाड़ियां होती हैं अंडरग्राउंड जो होती है बड़े बड़े दरख्तों के नीचे, तो आमतौर से ब्रशवुड कहलाती है। यहाँ छोटी छोटी झाड़ियां हैं एक्चुअली, जो जिनसे वो लोग लकड़ी जमा करते हैं, उनके लिए इसने कहा ब्रशवुड। दे स्माइल एट मी ब्रॉडली एंड पास ऑन। वो कहता है मुस्कुराते हैं मुझे ब्रॉडली, बड़े पैमाने पर मुझे वो मुस्कुराते हैं, यानी कि जनरल अंदाज में वो मुझ पर मुस्कुराते हैं, पास ऑन, और आगे निकल जाते हैं। दे हैव बीन वर्किंग हाई इन द माउंटेन्स गेटिंग वुड फॉर विंटर। तो कहता है वो they have been working high in the mountains getting wood for winter। तो वो काम करते रहे हैं हाई इन द माउंटेन्स, ऊपर पहाड़ों में, गेटिंग वुड फॉर विंटर, वो वुड हासिल कर रहे हैं विंटर के लिए, यानी कि सर्दियों के लिए लकड़ी जमा कर रहे हैं। फ्रॉम द स्मॉल टफ बुशेस दैट ग्रो इन द ravines जस्ट बिलो द ट्री लाइन। और कहाँ से वो वुड हासिल कर रहे हैं, लकड़ी हासिल कर रहे हैं, पीछे जो पढ़ा हमने, उन छोटे छोटे बुशेस के, ब्रश वुड्स जो हमने पहले पढ़ा इसके लिए, तो उन टफ बुशेस, बड़ी सख्त किस्म की, मजबूत किस्म की बुशेस से, झाड़ियों से जो ग्रो करती है वो राविन्स के अंदर, जो ग्रो करती है राविन्स में जस्ट बिलो द ट्री लाइन से बस नीचे, ट्री लाइन से बस नीचे जो राविन्स में बुशेस, टफ बुशेस ट्रक किस्म की झाड़ियां ग्रो कर रही हैं, उनसे ये लकड़ियां हासिल कर रहे हैं। राविन होता है, अब जो टोपोग्राफी होती है जंगल की या पहाड़ की या हमारे पहाड़ी इलाके की, तो वो होती है, आपने देखा होगा, सीधी फ्लैट सरफेस नहीं होती है। पहाड़ों की सरफेस भी फ्लैट नहीं होती, प्लेन नहीं, बल्कि क्या होता है, जमीन ऊपर बाहर की तरफ आती है, जिसको हम केरी कहते हैं, केरी से पीछे पीछे जाती है, फिर वो जमीन का वो पीछे नाला आता है, नाले से फिर घूम के आगे फिर दूसरी केरी बनती है, यानी केरी नाला, इस तरह से टोपोग्राफी होती है पहाड़ की। और जो केरी होती है उसको रिज बोला जाता है इंग्लिश में, और जो पीछे जो नाले वाला इलाका होता है उसको राविन बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये राविन्स के अंदर ग्रो कर रही हैं बुशेस। Everywhere along the track there are mantra stones with the letters Om Mani Padmeham carved on them. Everywhere along the track, हर जगह ट्रैक पर, हर जगह रास्ते में, there are mantra stones, कहता है यहाँ पर मंत्र स्टोन्स है, मंत्र लिखे हुए स्टोन है। मंत्र यानी कि स्पिरिचुअल राइटिंग या होली राइटिंग, तो वो उसमें लिखे हुए लेटर्स हैं, उसमें लिखा मंत्र स्टोन्स, ये लिखी हुई मंत्र, ये मंत्र लिखा हुआ ओम मनी पद्मेहम। बहुत ही मशहूर है, खास करके बुद्धिस्ट कल्चर में,
खास करके टिबेटन बुद्धिस्ट कल्चर में ये वाला मंत्र ओम मनी पद्मे हम, ये तो बाहर भी अब काफी इसमें चाइना में भी, इसमें ताओइज्म में भी इम्पैक्ट है इसका, इस मंत्र का ओम मनी पद्मे हम। ओम वर्ड जो है ये तो बुद्धिज्म से हट के बाकी मज़ाहिब में भी है, इंडियन जो रिलीजन्स है जिसमें हिंदुइज्म आता है, जिसमें जैनिज्म भी आता है, बुद्धिज्म में तो है ही है ये ओम का वर्ड। तो ओम को कहा जाता है जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जिसको ब्रह्मा भी कहते हैं, जो जहाँ से शुरुआत होती है किसी चीज के लिए, तो इस कंसेप्ट में ओम का वर्ड आता है। तो मणि पद में यानी ये वो जो है मणि मतलब ज्यूल, और पद में मतलब लोटस, तो ज्यूल इन द लोटस, मणि पद में मतलब ज्यूल इन द लोटस। तो ये जो पूरा मंत्र बनता ओम मणि पद में हम ज्यूल इन द लोटस फ्लावर। तो लोटस का फूल वैसे भी जानते हैं हिंदुइज्म में भी बड़ा मुतबारक किस्म का है, क्योंकि इसकी बुनियाद जो है वो मड से निकल कीचड़ से कमल खिलता है, कहावत के भी होता है, यानी किस तरह से बहुत ही बुरी जगह से भी अच्छा फूल निकल के आता है, तो उससे इसके बहुत से मेटाफोरिकल मीनिंग्स लिए जाते हैं। तो इसी से ये अब रिलीजियस स्क्रिप्चर में इसके कई मतलब हैं। एक्चुअली ये 4 मंत्र है, इसके 4 नहीं 6 सिलेबल मंत्र है, 6 सिलेबल हैं इस मंत्र के। ओम मा नी पद में पदम में हम, तो 6 सिलेबल्स, ओम मा नी पद में हम, 6 सिलेबल्स। तो ये 6 सिलेबल जो है कहा जाता है कि ये 6 किस्म के इफेक्ट्स लाते हैं, ये इनके अंदर मौजूद हैं। तो इनके मीनिंग से बियॉन्ड इसका मतलब भी है। मणि पद में तो मैंने कहा ज्यूल ऑफ द लोटस जो है, इसके बारे में भी बहुत सी बातें बताई जाती हैं। तो इसके पीछे एक ओम का वर्ड है, और हम लास्ट में हम स्पिरिट को कहा जाता है। इस मतलब 2 वर्ड्स हैं, ओम का वर्ड शुरू में ये भी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखता है, हम का मीनिंग, हम का वर्ड लास्ट में ये भी स्पिरिचुअल, और बीच में पद में है ये जनरेशन यानी ज्यूल ऑफ द लोटस फ्लावर। तो उस हिसाब से मतलब इसकी बहुत सी एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, बताया गया है कि किस तरह से इसके बहुत से इस मंत्र के बहुत से फायदे हैं, स्पिरिचुअल किस्म के फायदे। तो इसीलिए ये जगह जगह लिखी जाती है इसमें, इसीलिए टिबेटन कल्चर में इसका बहुत इम्पैक्ट भी है। बार बार इसको पत्थरों पर लिखा जाता है, प्रेयर फ्लैग्स पर लिखा जाता है, कहीं भी लिखा जाता है, जो प्रेयर फ्लैग्स हमने पहले भी पढ़े। ब्रीदिंग देयर सेक्रेड वर्ड्स साइलेंटली बिटवीन रॉक्स, और ये स्टोन्स पर लिखे हुए गड़े हुए हैं, कारू किए गए हैं ये लेटर्स, ये ओम मनी पद्मे हम की मंत्र। और ये इस तरह से अपने सेक्रेड वर्ड्स, अपने रूहानी, अपने मुतबरक अल्फाज जो है ब्रीद कर रहे हैं, फूंक रहे हैं साइलेंटली बिटवीन द रॉक्स, खामोशी से चट्टानों के दरमियान। आर इन बेड ऑफ फ्लावर स्प्रिंकल्ड मॉस, या फिर फूंक रहे हैं कहां पर, ब्रीद कर रहे हैं बेड ऑफ फ्लावर स्प्रिंकल्ड मॉस, फ्लावर फूलों से फूल छिड़के हुए मॉस के बेड से। ये पहले ही हमने पढ़ा कि चट्टानों के दरमियान मॉस भी है और ब्लू किस्म के फ्लावर भी हैं। देयर आर लेटोज shrines to the spirits of the rock and air with zohans and bones in large whitening piles on them। और क्या था, देयर आर लेटोस, वहां पर, अब यहाँ पर लेटोस भी हैं। लेटोस क्या है, इसने मीनिंग दिया आगे कामा डाल के, श्राइन्स टू द स्पिरिट्स ऑफ द रॉक, ये है लेटो का मतलब। यहाँ पर यानी कि श्राइन से मुतबरक मकामात हैं किनके लिए, रॉक स्पिरिट्स के लिए, रॉक के रूहों के लिए, एंड ईयर, और ईयर के रूहों के लिए लेटोस बने हुए हैं विद जो हॉर्न्स एंड बोन्स। और यहाँ पर पड़ी हुई हैं जो के हॉर्न्स, जो जानवर के सींग और उसकी हड्डियां, इन लार्ज वाइटनिंग पाइल्स, बड़ी बड़ी वाइटनिंग पाइल्स में, बड़े बड़े यानी ढेर, सफेद ढेरों में। क्योंकि अब
ये जो क्या बोलते हैं इनको, हड्डियां जो हैं वो भी सफेद कलर की होती हैं, तो जमा हो गई हैं लार्ज वाइटनिंग पाइल्स में, बड़े बड़े ढेरों में। सीधा मतलब ये है कि जो की कुर्बानियां की गई हैं इन लेटोज पर, और इसीलिए यहाँ पर बड़े बड़े ढेर हैं इन हड्डियों के, इस जानवर की हड्डियों का। ये जो है ये एक क्रॉस ब्रीड होता है, ये वाटर बुफेलो और याक का, यानी कि भैंस का और जो याक है लद्दाख का जानवर, उस के क्रॉस ब्रीड से जो एनिमल जो बच्चा आता है उसको जो बोलते हैं, इसी की कुर्बानी की गई है। श्राइन्स टू द गॉड्स ऑफ दिस लैंडस्केप, और कहता है यहाँ पर श्राइन्स हैं इस लैंडस्केप के गॉड्स के लिए। यहाँ पर लेटोज हैं इस ये जो धरती है, जो जमीन जिस तरह से है यहाँ पर, उसके देवताओं के लिए भी श्राइन्स हैं इस लैंडस्केप, यानी कि जिस तरह की जहाँ पर जो जगह हो उसको उस जगह का लैंडस्केप कहा जाता है, माउंटेनस लैंडस्केप, प्लेन लैंडस्केप, तो किसी तरह की भी लैंडस्केप होती है जिस अंदाज का हो। तो यहाँ पर इनके लिए, इस लैंडस्केप के लिए, यानी कि धरती के भी देवता हैं दैट आर ओल्डर देन द बुद्धिस्ट गॉड्स, और ये पुराने हैं बुद्धिस्ट गॉड से, पर हैं पुराने, यानी कि जब से बुद्धिज्म आया हो उससे पहले वाले गॉड्स के भी श्राइन्स हैं। कहने का मतलब बुद्धिज्म से पहले जो यहाँ हिंदुइज्म था उसके जो देवी देवता थे उनके भी श्राइन्स हैं, बट हैव बीन रिकॉन्साइल्ड टू द बुद्धिज्म, लेकिन उनको रिकॉन्साइल किया गया है बुद्धिज्म के साथ, यानी उनको जोड़ दिया गया है बुद्धिज्म के साथ। रिकॉन्साइल करना यानी जोड़ना, समझौते के तौर पर, यानी मिलाना किसी चीज को, उसको कहा जाता है रिकॉन्साइल। तो पुराने देवी देवताओं के गॉड्स भी हैं जो कि पुराने बुद्धिज्म से पुराने वाले देवी देवता हैं, लेकिन उनको अब बुद्धिज्म में लाया गया है, उनको रिकॉन्साइल किया गया है बुद्धिज्म के साथ। गॉड्स ऑफ टेम्पेस्ट एंड एवलांच, यहाँ पर गॉड्स हैं, देवी देवता हैं टेम्पेस्ट और एवलांच के, तूफान और तोदे के, बर्फानी तोदे के। एवलांच होता है बहुत बड़ा बर्फानी तोदा, उसको बोला जाता है एवलांच। तो तोदों के और तूफानों के गॉड्स हैं, देवी देवता हैं। गॉड्स ऑफ स्ट्रीम्स दैट कैरी वेल्थ टू द वैली, और यहाँ पर देवी देवता हैं स्ट्रीम्स दैट कैरी वेल्थ टू द वैली, देवता हैं वादियों के लिए जो दौलत लाते हैं नदियां, उनके गॉड्स भी हैं। देयर आर प्रेयर फ्लैग्स लोनली रैगिड बट एंड्योरिंग, यहाँ पर प्रेयर फ्लैग्स हैं, चादरें चढ़ाई गई हैं, चादरें भी यहाँ भी हैं, प्रेयर फ्लैग्स डाले गए हैं। लोनली अकेले हैं या तन्हा है, यहाँ पर मतलब है भी कोई, इधर पहाड़ के ऊपर कौन रहता है। तो रैगिड बट एंड्योरिंग, ये तो फटे पुराने हो गए हैं, यानी कि ये जो चादरें बनाई गई हैं तो अब ये फटी पुरानी हो गई हैं, बट एंड्योरिंग, लेकिन बरकरार हैं, एंड्योर कर रही हैं, तो भी वहां पर खड़ी हैं ये प्रेयर फ्लैग्स। यानी दूसरे हम अंदाज में कह सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल वो जोश है, वो जज्बा है, वो भी उनके अंदर मौजूद है। वो असर, स्पिरिचुअल रूहानी असर जो है अभी भी उनके अंदर मौजूद है। हाई ऑन पिनेकल्स ऑफ रॉक्स अबव मी, और कहां पर हैं ये? हाई ऑन पिनेकल्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स के पिनेकल्स पर, ऊंचे रॉक्स के चोटियों पर, पिनेकल्स होती हैं समिट्स, तो चोटियां, रॉक्स की चोटियों पर मेरे ऊपर, अभी जहां पर बैठा है उससे ऊपर इसको रॉक्स जो दिखती हैं वहां पर ऊपर चादरें चढ़ी हुई हैं, फ्लैग्स को चढ़ाया गया है। दे फ्लैप इन द विंड, वो फड़फड़ाती हैं विंड में, वो फड़फड़ाती हैं, वो जो फ्लैग्स जो हैं वो फड़फड़ाते हैं हवा में। ब्रीदिंग एवरीवेयर द वर्ड्स ऑफ द बुद्धा, और हर जगह क्या कर रहे हैं? फूंक रहे हैं बुद्धा का वर्ड, यानी एक रूहानी जो मतलब आकस है, रूहानी जो बात है, जो रूहानी सांस है, वो फूंक रहे हैं जो बुद्धा से मुतालिक है।
दिस वाइल्डनेस ऑफ रॉक एंड लाइट हैज नॉट बीन टैम्ड। लेकिन कहता है दिस वाइल्डनेस ऑफ रॉक एंड लाइट हैज नॉट बीन टैम्ड, ये वीरानपन, ये तन्हाई, ये उस नेचुरल अंदाज में होना। वाइल्डनेस से मतलब यहाँ वही उसी सेंस में है, यानी कि जहां पर इंसान की पहुंच नहीं है, जहां इंसान कुदरत को या कुदरत की चीजों को इस्तेमाल में नहीं ला सका, उस पर अपना कंट्रोल नहीं लाया। तो इसीलिए इसने कहा यहाँ पर जो वाइल्डनेस में रॉक और लाइट है, चट्टाने और रोशनी है, हैज नॉट बीन टैम्ड, इसको टेम नहीं किया गया। आमतौर से जो शहरों शहरों वाली जमीन जो है, शहरों वाले जो नेचुरल थिंग्स हैं, उनको इंसान अपने यूज में लाता है, अपनी मर्जी से उनको काम में लाता है, जैसे मर्जी उनको इस्तेमाल करता है। लेकिन पहाड़ जहाँ दूर दराज इलाका है, वहां पर जो नेचुरल चीजें जैसे हैं वैसे हैं, उनको कंट्रोल में नहीं किया गया है। इसलिए इसने कहा इनको टेम नहीं किया गया, उनको सुधारा नहीं, अपनी मकसद के लिए इस्तेमाल इंसान नहीं किया। इसमें एक तंज भी है, इट रिमेन्स एग्जल्टेड, ये एग्जल्टेड है, ये ऊंचा है, यानी इंसानी पहुंच से बाहर है। एंड समटाइम्स फ्राइटनिंग, और बाज औकात ये डरावना भी होता है, बाज औकात ये डरावना भी होता है, क्योंकि नेचुरल चीजें जो है ना हर वक्त जो है ना इंसान के यूज बने रहती हैं, वो खतरनाक भी हो जाती हैं। इसमें हर चीज होती है जो नेचुरल है, वो सभी चीजें जो है वो इस तरह की रहती हैं। But it does not have inhuman solitariness of Antarctica or the Sahara। लेकिन कहता है इसमें वो इनह्यूमन सोलिटेरिनेस नहीं है, इसमें वो गैर इंसानी तन्हाई नहीं है, एंटार्क्टिका की जैसी या सहारा की जैसी। वो कि ये रॉक और लाइट की वाइल्डनेस जो है ये टैम नहीं हो गई है, ये अभी भी एग्जाल्टेड है, ये भी ऊंची है, और बाज़ औक़ात ये डरावनी भी रहती है। लेकिन इसमें वो गैर इंसानी तन्हाई एंटार्क्टिका की जैसी या सहारा की जैसी नहीं है। मतलब ये दूसरे अंदाज में हम ये कह सकते हैं, जैसे एंटार्क्टिका जो इलाका है ना, जहाँ पर इंसानी बस्ती हो ही नहीं सकती, जो होती नहीं है, वहाँ कोई नहीं बस सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो बिल्कुल मतलब इनह्यूमन सोलिटेरिनेस है वहाँ पर, ऐसी तन्हाई है जो गैर इंसानी है, इंसान वहाँ पहुँच नहीं सकता है। क्योंकि 6 महीने का दिन रहता है, 6 महीने की रात रहती है। आमतौर से जो पोलर रीजन्स हैं, जो नीचे जो आता है अंटार्कटिका का थोड़ा सा जो मतलब जो पोल से हट के जो पार्ट है, जो साउथ पोल से हट के जो पार्ट आता है, जिसको हम कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल की जानिब का जो नॉर्दर्न साइड है उसकी, अंटार्कटिका की, तो वो जो उसके आसपास जो इलाका है, थोड़ा सा गर्मियों के दौर में, गर्मियों के दिनों में वहां पर बर्फ फटती है, और वहां पर कुछ जो एनिमल्स हैं और कुछ बर्ड्स आते हैं, वो वहां पर फिर वो उस महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए बसते हैं। बस ये, और कुछ घास थोड़ी सी उगती है, बस इतना सा वहां पर जिंदगी होती है। बाकी नहीं तो जनरली बर्फ ही बर्फ रहती है। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात पोलर रीजन में रहती है कंप्लीटली, और लगभग सारी रात यानी पूरे 6 महीने बर्फ पड़ती रहती है, और किलोमीटर्स में बर्फ होती है। तो इसलिए वहां पर इंसान के जीने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और सहारा जहां तक है, सहारा जो है बहुत बड़ा इलाका है साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका का, बल्कि नॉर्थ अफ्रीका का। तो बहुत बड़ा इलाका है ये, इसमें कई मुल्क आते हैं। पूरा यानी कि जो नॉर्दर्न अफ्रीका है, लोग लगभग सारा का सारा कवर हुआ है इस सहारा डेजर्ट से। ये डेजर्ट का इलाका है, ये रेगिस्तानी इलाका है, और बहुत ही स्पर्स किस्म की ह्यूमन पॉपुलेशन है। बहुत मतलब यहाँ भी वही हाल है कि इंसान के बसने के लिए मतलब वो ज़राए मौजूद नहीं है, दूर दूर तक कहीं इंसानी शक्ल नहीं दिखती है, कुछ नहीं दिखता, वहां जी नहीं सकता। वहां भी वही बात है, रेगिस्तान है, रेत ही रेत है, रेत ही रेत है कि हजारों किलोमीटर्स में रेत होती है, वहां पर कोई नहीं बस सकता। तो इसलिए
इनह्यूमन सोलिटेरियसनेस है इस सहारा के इलाके में भी। लेकिन यहाँ इन पहाड़ों में ऐसा कुछ नहीं, इसमें इनह्यूमन सोलिटेरियसनेस है, यहाँ इंसान भी बसते हैं साथ साथ। एवरीवेयर देयर आर स्मॉल मार्क्स ऑफ ह्यूमन लव एंड प्रेयर, हर जगह यहाँ पर छोटी छोटी निशानियां हैं इंसानी प्यार की और इंसानी दुआ की, इंसानी प्यार की, इंसानी दुआ की, हर जगह निशानियां हैं। तो पढ़ रहे हैं हम। रेस्टिंग on the top of a mountain pass, I found that the rock I was sitting on was ringed by white stones. कहता है resting on the top of a mountain pass, एक माउंटेन पास के टॉप पर रेस्ट करते हुए, एक माउंटेन के दर्रे से के टॉप पर आराम करते हुए, अब ये चढ़ रहा है पहाड़ के दरमियान चढ़ रहा है, चढ़ रहा, तो अब ये पास के जब टॉप हाइट पे पहुंचा ना, चढ़ते हुए दर्रे में जो सबसे ऊंची जगह पर पहुंचा, वहां पर रेस्ट करते हुए कहता है आई फाउंड दैट द रॉक आई वाज सिटिंग ऑन, कहता मैंने पाया जिस रॉक पर मैं बैठा हुआ था was ringed by white stones, वो रिंग्ड थी व्हाइट स्टोन से, सफेद पत्थरों से वो रिंग्ड थी, यानी कि उसके आसपास ये सफेद छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे रिंग की शक्ल में, एक पूरी गोलाई में उसके चारों तरफ से उसके आसपास ये छोटे छोटे पत्थर थे, सफेद पत्थर। और ये कहां से आए थे, ये पढ़ रहे हैं हम। heaped there by travelers over many years, और ये इकट्ठे किए थे ट्रेवलर्स ने, सफर करने वालों ने, और मैनी ईयर्स कई सालों से, यानी वहां पर ये छोटे छोटे पत्थर जो है जमा किए थे उन्होंने इस के आसपास, इस बड़ी चट्टान के आसपास। ये ह्यूमन कंपेनियनशिप और इंसानों की लव और प्रेयर की निशानी है कि हर जगह निशानी पाई जा रही है इंसानों के आने की। वॉकिंग ऑन एंड ऑन इनटू द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द पास, और क्या था, अब ये मैं चलता गया वॉकिंग ऑन एंड ऑन इनटू द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द पास, पास के हाईएस्ट पार्ट में, पास के सबसे ऊंचे वाले हिस्से में। आई फाउंड जस्ट एज आई वाज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर, मैंने पाया कि अब जबकि मैं इतना थका हुआ था कि मैं आगे नहीं जा सकता था, इतना थका हुआ था कि मैं आगे नहीं जा सकता था, that there was a deserted shepherd's hut, कि कहता मैंने क्या पाया, that there was a deserted shepherd's hut with its roof torn off by the wind, that there was a deserted shepherd's hut, तो कहता है मैंने पाया कि वहां पर एक शेफर्ड की डिजर्टेड यानी कि छोड़ी हुई एक ऐसे ही पड़ी हुई एक शेफर्ड की एक गदड़िए की हट थी, एक झोंपड़ा था, विद इट्स रूफ टोर्न ऑफ बाय द विंड, और इसकी छत उड़ाई थी हवा ने, तो टीयर ऑफ कर दी थी, उड़ा दी थी हवा ने इसकी छत, इस हट की छत। यहाँ इससे भी पता चलता है कि ये ह्यूमन कंपेनियनशिप की निशानी है इसमें भी। एंड अ स्मॉल रोज बुश ग्रोइंग इन द शेल्टर ऑफ वन ऑफ इट्स वॉल्स, और एक छोटी सी रोज बुश, एक छोटे से गुलाब की झाड़ी उगी हुई थी इसकी वॉल जो इसकी दीवारें थी उसकी एक दीवार में से उसके शेल्टर में, उसके साए में एक रोज बुश उगी हुई थी। कहने का मतलब है ये इस तन्हाई में, वीरानी में रोज बुश का होना मेटाफोरिकली ये है कि ये वहां पर कुछ ना कुछ खूबसूरत, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली बेनिफिशियल होने की निशानी है, क्योंकि मेटाफोरिकली रोज का होना जो है एक गुड ब्लेसिंग, एक बेहतर किस्म की चीज माना जाता है। I sat in it and ate my bread and cheese, कहता मैं इसमें बैठा, इसी हट में बैठा, and ate my bread and cheese, और मैंने खा ली अपनी ब्रेड और चीज, ये इसने अपना लंच किया, इसने जो ब्रेड लाई थी और चीज लाई थी वो इसने यूज की इसमें बैठ के। On the wall the shepherd had written with charcoal from the fire, और कहता है वॉल पर शेफर्ड ने लिखा था चारकोल से
जो फायर से आता है, जो आग से आती है वो चारकोल है, यानी जो कोयला आता है चारकोल से, ये आग से जो कोयला निकलता है, उस कोयले से लिखा था शेफर्ड ने, दीवार पर लिखा था क्या? ओम। ओम। ओम लिखा था, जस्ट द वन लेटर, ओम लिखा हुआ था, बस एक ही लेटर लिखा हुआ था, अगेन एंड अगेन, बार बार लिखा था इसने। ओम मैंने पहले ही कहा कि ये स्पिरिचुअल माना जाता है, एक साउंड, सीक्रेट साउंड मानी जाती है रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स में, हिंदुइज्म में भी, जैनिज्म में भी और बुद्धिज्म में भी। ओम की बहुत मतलब बातें बताई जाती है इस ओम के साथ, इसको मनसूख किया जाता है। कई शुरुआतें, कोई काम जब शुरू किए जाते हैं तो ओम को रिसाइट किया जाता है, इसको बार बार बोला जाता है, इससे कई मंत्र शुरू किए जाते हैं, बातें बनाई जाती हैं ताकि बरकत मिल जाए, ताकि अच्छाई आ जाए। तो ये ओम लिखा होता। ओम वैसे कहा जाता है कि जो सेंट्रल ट्रूथ है किसी भी चीज का, जो यूनिवर्स का सेंट्रल ट्रूथ है, जो सबसे बुनियादी बात है, इस्लाम में तो इसको जो हर चीज की शुरुआत जो मानी जाती है वो अल्लाह जिसको बोला जाता है। तो लगभग ओम को इसी सेंस में यूज किया जाता है, जो शुरू, जो वहां जहां से शुरू होता है हर कोई चीज, तो उसके लिए ओम कहा जाता है। तो कहता है ओम जस्ट वन लेटर अगेन एंड अगेन, बस ये ओम लिखा हुआ था, बस एक लेटर, एक ही लफ्ज, एक बार यही लिखा हुआ था चारकोल से दीवार पर। एंड अंडर ईच लेटर वाज अ रफ स्केच ऑफ द बुद्धा's फेस, और हर लेटर के नीचे, हर जगह जहां ओम लिखा हुआ था वहां पर एक खाका बनाया गया था, रफ स्केच, एक शक्ल बनाई गई थी, रफ किस्म की शक्ल बनाई गई थी, किसकी? बुद्धा के चेहरे की, बुद्धा की शक्ल बनाई गई थी उसके नीचे। क्योंकि बुद्धिस्ट जो मानते हैं बुद्धा को गॉड मानते हैं कई सेंसेस में, कि वो एक इनकारनेशन है गॉड की, यानी कि वो गॉड खुद धरती पे आया है। तो इसीलिए ओम के नीचे बुद्धा का चेहरा बनाया इसने, जो भी शेफर्ड है। तो कहने का मतलब है उस अकीदत के तहत ओम की नीचे इसने बुद्धा की शक्ल बनाई, क्योंकि ये गॉड मानते हैं, द अल्टीमेट ट्रूथ गॉड ही होता है। तो उसके इसीलिए इसके नीचे इसने बुद्धा की शक्ल बनाई है। तो ये लेसन यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे अगले लेसन पर।